नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। शाम 5 बजे की डिबेट लेकर हाजिर हैं। आज बात बिहार की कर रहे हैं। पाटलिपुत्र के सियासी मैदान पर चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी है। बड़ा सवाल, बिहार किसका होगा? इंडिया अलायंस के लिए सीएम का चेहरा कौन होगा? आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आरजेडी और कांग्रेस की मीटिंग हुई। ये मीटिंग लगभग 45 मिनट चली। बैठक के बाद तेजस्वी ने मीडिया से कहा कि जो भी चीजें हैं मिलकर बैठकर तय हो जाएंगी। सीएम फेस के सवाल पर तेजस्वी बोले, बातचीत से सब फाइनल होगा, आप लोग चिंता न करें। कितनी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस सवाल पर तेजस्वी चुप्पी साध गए, कुछ नहीं कहा। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा, हालांकि इस बात को लेकर वो चुप रहे कि सीएम का फेस होगा, आखिर वो कौन होगा। और अंदरूनी तकरार अब शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले ही ये बात कह चुके हैं कि चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर बात होगी। 11 अप्रैल को कन्हैया कुमार की रैली में शामिल होने जब कांग्रेस राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तय करना है वो तय होगा चुनावों के बाद। यानी अभी भी तेजस्वी कांग्रेस के बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इंडिया अलायंस का चेहरा बिहार में कौन होगा, इसे लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जरा देखिए कि मीटिंग के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर आते हैं तो क्या कुछ कहा, जरा उनकी भावभंगिमा देखिए और उनके बयान का मतलब निकालिए। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है कि 15 अगस्त तक मेट्रो रेल को चालू किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके इसका शुभारंभ कराने का काम करें। देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। तो आपने तेजस्वी को सुना कि संकल्प है आगे ले जाने के लिए और कह रहे हैं सीएम का चेहरा कौन होगा इसके लिए चिंता मत करिए। लेकिन बिहार इकाई कांग्रेस की, बिहार इकाई बीजेपी की इस मुलाकात के मायने वो क्या निकाल रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। को तेजस्वी यादव दिख रहे हैं आज जब वो पहुंचे थे एयरपोर्ट और उसके बाद वो मीटिंग में गई। तस्वीरें मीटिंग की देखिए, राहुल गांधी वहां पर बैठे हैं, तेजस्वी यादव दाखिल हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, केसु वेणुगोपाल भी आपको दिखाई देंगे, कृष्णा अल्लावरू भी आपको तस्वीर देखेंगे, मनोज झा भी पीछे से आते दिखाई देंगे और संजय यादव भी हैं। ये तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर है जब मीटिंग के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे। और बड़ा सवाल यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने तो पहले ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार में। लेकिन कांग्रेस अभी तक तस्वीर साफ नहीं कर पाई है। लेकिन अंदर खाने आरजेडी की तरफ से यह आवाज उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया अलायंस के लिए होने चाहिए। और बड़ी बात यह भी है
कि कांग्रेस अभी इससे पीछे भाग रही है। और 4 गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी डिबेट पर। पैनल जो हमारे साथ है उसका तारुफ करा दें। सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूं, भूपेंद्र यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में आपका। प्रमोद सिन्हा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। मुन्ना खान है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अमित तिवारी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस क्या रजामंद है तेजस्वी के चेहरे पर। और डिबेट की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं मुन्ना खान से, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मुन्ना जी, बीजेपी ने तो बता ही दिया कि नीतीश कुमार होंगे सीएम का चेहरा, लेकिन आप लोग बार बार यह कह रहे हैं कि चुनाव हो जाएगा उसके बाद चेहरा तय करेंगे। तेजस्वी खुश नहीं दिखाई दिया आज मीटिंग के बाद। मुन्ना खान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मुन्ना खान जी, मेरा सवाल यही था कि एनडीए ने तो पहले घोषित कर दिया है कि जो नीतीश कुमार हैं वो एनडीए के लिए सीएम का चेहरा बिहार में होंगे, लेकिन कांग्रेस अभी तक पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन जब तेजस्वी निकले मीटिंग के बाद तो थोड़े से निराश लग रहे थे मुन्ना खान। पहली बात तो ये समझना होगा कि जब बहुमत इंडिया गठबंधन के पास होगी तो जो सर्वदलीय बैठक, ये फिर जो शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के साथ जो बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री का निर्णय लिया जाएगा। कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाएगा, किसी नाम पे अभी चर्चा नहीं होगी जब तक पूर्ण बहुमत न हो। सवाल यह है कि बिहार के जनता के साथ जो लगातार 20 वर्षों से जो बिहार की जनता को छला जा रहा है, जो बिहार की जनता के पास मायूसी है, आपने देखा होगा किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पलायन को नौकरी दो यात्रा निकली है, इससे युवा जुड़े हैं। बिहार के युवा हो, बिहार के जवान हो, बिहार के किसान हो, बिहार की महिलाएं हो, बिहार के व्यापारी हो, सभी का ये कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और यही एक वजह है जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो नींद है, जो चैन है, जो सुकून है, वो उड़ा हुआ आप दिख सकते हैं। किस तरीके से भाषाएं उनकी बदली बदली नजर आती है। जी ठीक है, भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, देखिए नीतीश कुमार आपका चेहरा बनने जा रहा है बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन कांग्रेस अभी भी ऊहापोह की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी बार बार बिहार का दौरा कर रहे थे, कन्हैया लाल को लगातार ऊपर बढ़ाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद क्या अभी आपको लगता है कि संशय है तेजस्वी यादव के नाम को लेकर? भूपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे भूपेंद्र जी ये है कि आपने तो बता दिया कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन कांग्रेस अपने पत्ते अभी नहीं खोल रही है। और आज जब मीटिंग के बाद निकले तेजस्वी यादव तो चेहरा जरा लटका हुआ था उनका। इंडी गठबंधन में पूरी तरह से ये लोग जो है बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन वो गए थे दिल्ली में मीटिंग में, और मीटिंग में जब वो गए तो अपने साथ ले गए मनोज झा जी को, संजय यादव जी को। जी, क्या बिहार से कोई दलित नेता इनके यहाँ नहीं है क्या? जी, ये गए वहां और इनको जानते हैं। उस मीटिंग में इनका कुल मिलाकर के यही रिजल्ट निकला इनका बॉडी लैंग्वेज से कि इनको लोग टहला दिया। कांग्रेस के भाई लोग इनको आशा पर पानी फेर दिया। ये बहुत दिनों से जो है कहना चाहूंगा भारतीय जनता अंकुश लगाए बैठे थे कि हम बिहार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, आप जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा? आप लैंड फॉर जॉब में आप मुजरिम हैं, पूरे बिहार की जनता जानती है। और रही बात, ये जो है पूरे बिहार की जनता को 1990 से लेकर के आज तक ये जो है पूरे बिहार के पिछले अति पिछले को ये जो बेवकूफ बना रहे हैं, यह चलने वाला नहीं है मेरे भाई। और ये आदमी जो है, अभी देख लीजिए, इनका जो है सीपीएम सीपीआई
ये कहाँ है लोग? पूरे बिहार में हम लोग एनडीए इतना इंटैक्ट है कि हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके पूरे बिहार में हम लोग 4-5 महीना से दौरा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के अंदर में आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। और इन लोगों का यह स्पष्ट हो रहा है कि पूरे बिहार की आम आवाम गरीब जनता ये समझ गया है कि ये ठगुआ ब्लॉक है रे भाई। चलिए अब ठगुआ ब्लॉक के फिर ठीक है भूपेंद्र यादव, मैं आ रहा हूं पॉइंट टेकन ठीक है। 1 मिनट अभी आप बीच में न बोलिए, मैं सीधे जाऊंगा आरजेडी प्रवक्ता के पास, प्रमोद सिन्हा जी के पास, जरा उनसे भी समझ लें। आप लोग के पास तो मैं आऊंगा। प्रमोद सिन्हा जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आपकी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले बिहार में ज्यादा मजबूत है, समझिएगा मेरा सवाल। उसके बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग लगातार पार्टी के अंदर उठ रही है, लेकिन कांग्रेस से आज मुलाकात के बाद जिस तरह का चेहरा था तेजस्वी का, और जिस तरह की गुगली कांग्रेस ने आपको दी है कि चुनाव के बाद जिसकी ज्यादा पार्टी होगी, जिसकी सीटें ज्यादा जीत के आएंगी, जो मजबूत होगा, मुख्यमंत्री तब डिसाइड करेंगे। आपका पहला रिएक्शन प्रमोद सिन्हा। सिंह जी, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में भी चेहरा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जी। जब आज जो है विपक्ष के नेता भी हैं बिहार में जी, तो तमाम महागठबंधन के विधायक के नेता हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जी। और आज जो आप कह रहे हैं कि आज जो मीटिंग में गए हुए थे दिल्ली जी, और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस वाइट करने का काम किया, तो आप कह रहे हैं कि उनका चेहरा लटका हुआ जी। देखिए, महागठबंधन में जो दल हैं और दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, महागठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा उसको लेकर के तो हमेशा जो है एक दूसरे के साथ बैठना होता है। आपने देखा था कि 18 जनवरी को जब राहुल गांधी जी पटना आए थे तो 10 सर्कुलर आवास पे भी जाने का काम किया था जी। और आज जो है हमारे नेता वहां गए, कांग्रेस के अध्यक्ष से मुलाकात हुई, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, और जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहने का काम किया कि सब कुछ सकारात्मक रूप से रहा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोद सिन्हा कितनी सीट पर लड़ रहे हैं आप? ठीक है प्रमोद सिन्हा, मैं समझ गया। आप कितनी सीट पर लड़ रहे हैं बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार? कितनी सीटें? एक बात बताइए जी, आप जो है अमित जी एक बात बताइए जी, क्या बिहार विधानसभा का चुनाव का घोषणा हो गया क्या? एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया क्या जी? आपका जो ये प्रश्न है, जब समय आएगा तो एनडीए महागठबंधन में जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके एक एक चीज का और हमारे नेता ने भी आज कहने का काम किया कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो साफ और स्पष्ट रूप से कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, सब कुछ तो आपके सामने रखा जाएगा। अमित तिवारी, ठीक है ठीक है। नहीं, अब एक सेकंड थोड़ा भूपेंद्र यादव जी जो बोल रहे थे जी, जी, हम थोड़ा 1-2 लाइन उन पर भी थोड़ा बोल देते हैं जी, जी। एनडीए में देखिए सब कुछ तो सहज नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि इसको जो है संसदीय बोर्ड में तय होगा, विजय सिन्हा जी क्या कहते हैं सब कुछ, सैनी जी ने क्या कहा ये भी सब कुछ सबको पता है, ये बतलाने की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि अपने ही सहयोगी को कैसे ये निपटाने का काम करते हैं, वो 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव देखा गया था। और बाद में जब हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था तो ये तो अभी तो लोजपा को 2 फाड़ में इन्होंने करने का काम किया। जब जरूरत पड़ा तो कांग्रेस सरकार में कभी जीतन राम मांझी का एक उन्होंने कहा था कि अगर 40 सीट पर भी हम अगर लड़े तो 20 सीट जो भी अगर हमको आ जाता है, 20 सीट भी अगर हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद देने का काम किया है। तो इनके भीतर तो सब कुछ सहज है नहीं, ये दूसरे पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। 2010 वाला स्थिति में आने जा रहे हैं जी। अरे अभी बिहार में 2020 में भी राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है, 2015 में भी 1 नंबर की पार्टी थी। लोकसभा मेरे भाई सबसे अधिक मत 2025 का चुनाव है, 2010 वाला याद दिला देगी बिहार की जनता। तय है
ये आप भूल रहे हैं। आपका तय अभी तो भाई इस बार तय है। आप कांग्रेस कह रहा है कि अमर पूरा होगा। का काम किया है ना, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो। अब पलायन देखिए बदस्तूर जारी है, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी। अरे पलायन का जनक तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे। प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, साक्षरता दर में, प्रति व्यक्ति किसानों की आय में बिहार को आपने अंतिम पंक्ति पे खड़ा करने का काम किया है। बिहार की जनता इंतजार कर रही है आपको विदा करने के लिए। भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए। भूपेंद्र यादव, ऐसा है कि हमारे प्रवक्ता महोदय को लगता है कि इतिहास का ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं है कि इनको 2010 में 21 सीट प्राप्त हुआ था। ये तो हमारे एनडीए का थोड़ा भूल हुआ कि ये जो है पिछला चुनाव में इनका इतना सीट आ गया जी। नहीं तो मेरे भाई इनको ये 2025 आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में इनको 2010 की स्थिति में बिहार की जनता ले जाएगी और ये 21 सीट लेकर के बिहार के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का रोल में रहेंगे मेरे भाई। जो चुनाव हुए थे ये क्या मतलब है? राष्ट्रीय जनता दल बढ़ा लिए हुए थे। लैंड फॉर जॉब, ये लुटेरी राजद कल्चर को बिहार की जनता एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। सरकार थी जी। ये कभी 33 बिहार की जनता और गिनाते थे ये राजद की जो जनरल राज है, तो जनरल राज से भली भांति वाकिफ है। आने वाला 2025 चुनाव हम लोग एनडीए के नेतृत्व में जो है बनने जा रहा है। चलिए ठीक है भूपेंद्र यादव, ठीक है मैं आ रहा हूं प्रमोद सिन्हा मैं आऊंगा। अमित तिवारी, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरह की मीटिंग आज कांग्रेस आरजेडी की हुई है और इंडी गठबंधन में जिस तरह का अंतर कला रहा है, आपको पता है, आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग पर रजामंदी बन पाएगी? पहला सवाल। और दूसरा, क्या तेजस्वी यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने जा रहे हैं बिहार में? देखिए, जिस तरह से अभी चुनाव में काफी समय है, फिर भी लगातार मीटिंगों का दौर जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया है कि हम लोग जो भी भूमिका में आएंगे जी, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस ये जानती है कि मुझे कहीं न कहीं बड़े भाई की भूमिका में आना ही पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस अपनी एक जगह तलाश रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2015-2019 में अपनी जगह तलाश रही थी, उसके बाद फिर जिस तरह से रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए और कुछ ही आंकड़ों को अगर हम देखें तो कुछ परसेंटेज अगर कहीं ना कहीं राजद के पास अगर जाते तो सरकार बनाने में वो लोग सक्षम हो जाते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये बात कांग्रेस अच्छी तरह जाती है कि जो जनाधार राजद का है उस जनाधार में कहीं न कहीं सीटों से कंप्रोमाइज कांग्रेस को करना पड़ेगा। और जिस तरह से यूपी में हुआ था, आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में, तो लास्ट मोमेंट पे गठबंधन हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उनको जो है जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। तो उस चीज को वो दोबारा जो गलती है वो बिहार चुनाव में नहीं दोहराना चाहेंगे। और राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, एक साल अभी है लगभग चुनाव में, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे अमित जी, अगर नवंबर तक देखा जाए 2025 नवंबर जी 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 जी। लेकिन जिस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, खड़गे जी के साथ वो स्वयं मीटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि वो उस धरातल को समझ रहे हैं कि बिहार की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। उसके बाद फिर वो लड़ाई जो है बंगाल भी पहुंचनी है। तो दोनों नेता, जो दोनों बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अगर मनोज झा जी और साथ में तेजस्वी यादव, अन्य नेता भी वहां पे शामिल थे, तो मीटिंग के बाद जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि चेहरा जो था वो आपको एग्रेसिव चेहरा बिल्कुल नहीं था, मैं मानता हूं इस बात को तेजस्वी यादव का, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं वो गठबंधन की जो थोड़ा सा उनके चेहरे जो प्रेशर है, जो दबाव है। अमित तिवारी, बिल्कुल आप गॉट योर पॉइंट, कहीं ना कहीं ठीक है। मुन्ना खान मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुन्ना खान जी, एक बात बताइए, अगर कोई पार्टी किसी प्रदेश में मजबूत है तो उसे क्यों नहीं ज्यादा सीटों पर लड़ाया जाए? आखिर चेहरा नहीं बताने की राजनीति, ऊहापोह की स्थिति, क्या कांग्रेस बिहार में ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रही है या आप तेजस्वी को फ्री हैंड देने जा रहे हैं खेलने के लिए बिहार चुनाव में? मुन्ना खान सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है जी कि हमारे इंडिया गठबंधन में आपसी में कोई कलह नहीं है। बड़े भाई की भूमिका में हमेशा से आरजेडी बिहार में रही है और उसे तरजीह भी दी जाती है।
हाँ। और तरजीह दी भी जाएगी। जी। अभी कोई ऐसा नहीं कि चुनाव होने जा रहा है और सीट का फैसला होना है, कितने कैंडिडेट हमारे होंगे कितने उनके होंगे, ऐसा कोई बात नहीं। हम बैठ के आपस में हमारा समन्वय ठीक है, हम बैठक नहीं मुन्ना खान, मैंने सवाल पूछा क्या आप आरजेडी से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे? मेरा सवाल ये आपसे मुन्ना खान, हाँ या ना? ये बातें जो शीर्ष नेतृत्व है उनके हाथों में जाएगी। आरजेडी से ज्यादा लड़ना है या आरजेडी से कम लड़ना है, आरजेडी को कितनी सीट कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस को कितनी सीट आरजेडी दे रही है, बात की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जी, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे आरजेडी के मित्र को कह रहे थे आपको इतिहास पता नहीं है जी। वो सही कह रहे थे, इनको इतिहास पता नहीं है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कबर खो दिया बिहार में। सीटों के ऐलान होने के बावजूद चिराग पासवान को उसके पीछे लगाया गया। जाओ तुम उसकी कबर खो दो ताकि 30 सीटों पर नीतीश कुमार को रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी की जब का कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री बने। इस नियम की कांग्रेस पार्टी में कोई लोग नहीं है, न इंडिया गठबंधन में से कोई दल है जो एक दल दूसरे दल का कबर खोता हो। अपने गिरेबान में झांक करके किसी पे सवाल खड़ा कीजिए। जो आपके मित्र रहे उसको आपने बर्बाद करने का काम किया है, उसको आपने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो, जदयू हो। आ रहा हूं भूपेंद्र यादव, आ रहा हूं। मुन्ना खान बात पूरी कर लें जी। मुन्ना खान, पासवान के घर में भी आग लगाने का काम किया, उसके घर के भी 2 टुकड़े किए आपने। चाचा और भतीजे में आपने लड़ाई लगवाई, आपने कहा किसको छोड़ा? शरद पवार, अजित पवार को आपने लड़ाई लगवाई, शिरोमणि अकाली दल में आपने लड़ाई लगवाई, शिवसेना को आपने 2 फाड़ किया। चलिए जवाब ले लेते हैं मुन्ना खान। लेट्स टेक आंसर फ्रॉम भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जवाब दीजिए, आप तो पार्टियां तोड़ते हैं, दलों को बर्बाद करते हैं, कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। भूपेंद्र यादव, ऐसा है मनोज भाई जी, अमित भाई जी, कि ये जो कांग्रेस के भाई मुन्ना खान जी जो बोल रहे हैं ये सबसे पहले अपने गिरवान में जाके जी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में इनका कांग्रेस रूपी हाफिज कॉलेज को तोड़ करके भाजपा के समर्थन से पिछड़ा का बेटा जो है मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी बने थे जी। ये क्या बात करेंगे? और आज आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी के युवराज लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी उद्दीन जी आज उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए। ये पूरे बिहार की जनता जानती है जी। इनको ना तो विकास से लेना देना है, ये कांग्रेस वह कांग्रेस है आज तक बिहार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, पीछे छोड़ा मेरे भाई। आजादी से लेकर के आज तक बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान आ रहा हूं प्रमोद सिन्हा, आ रहा हूं प्रमोद सिन्हा, आ रहा हूं। ये लोग सिरेंज से खून खिंचवा करके विश्व व्यापार करा करके धरना सेठ बन गया। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग वही लोग है जी। ये लोग मंगोलियाई की तरह देश पर शासन किया, ये क्या बात करेंगे? चलिए प्रमोद सिन्हा से जवाब ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, ये इनके पास में भूपेंद्र भाई ठीक है की जनता 2025 में सबक सिखा करके इनको 2010 को बेहतर है। जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र यादव, जवाब ले लेते हैं आरजेडी प्रवक्ता से। प्रमोद सिन्हा जवाब दीजिए, रिस्पॉन्ड टू दिस। अमित तिवारी मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रमोद सिन्हा, सबसे पहली बात है कि बिहार में जो है 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जी। 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है जी। बावजूद आज बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। इसका सीधा कसूरवार अगर कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ये भारतीय जनता पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से 11 वर्षों में बिहार की हकमारी करने का काम किया है। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय देश के दूसरे राज्यों में खोला जाता है जी। देश की 10% आबादी बिहार में निवास करती है, लेकिन बिहार को एक भी स्वीकृति नहीं मिलती है। आप देखिए कि मेगा टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्यों को दिया जाता है, बिहार में हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार ने जगह भी उपलब्ध कराने का काम किया था। बावजूद बिहार के मंत्री केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार में मेगा टेक्सटाइल पार्क नहीं देने का काम किया, दूसरे राज्य को देने का काम किया। ये लोग बिहार के विकास की बात करेंगे, बिहार को अंतिम पंक्ति पे ले जाने वाले ये कुशासन रूपी जो सरकार है इनकी विदाई तय है। जनता इंतजार कर रही है। जनता जो 17 मार्च बिहार की जनता नहीं आने देगी मेरे भाई।
जो याद रखिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देखने का काम किया है, जो 5 लाख से सरकारी नौकरी 5 लाख से अधिक देने का काम किया, जो नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, IT पॉलिसी, स्टूडेंट पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया जी, आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया। उन तमाम कार्यों को देखते हुए बिहार की जनता मात्र इंतजार कर रही है चुनाव का। चुनाव में इनको सबक, एनडीए को सबक सिखाएगी बिहार की जनता। एक सवाल था मेरा प्रमोद सिन्हा, आप लोग अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते? क्या मजबूरी है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की? मेरा एक सवाल था कि आप मजबूत पार्टी हैं, विधानसभा में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एनडीए के खिलाफ अकेले आरजेडी चुनाव क्यों नहीं लड़ जाती? क्या मजबूरी है सीट शेयरिंग करने की और किसी को साथ लेके आने की? ये सवाल थोड़ा सा पूछ लेते ना। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी 30 सालों से बिहार में एक मुख्यमंत्री का चेहरा ये नहीं दे पाए हैं। अरे हम लोगों का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, चाहे कांग्रेस के साथ हो चाहे अन्य दलों के साथ है, हम लोगों का नीति और विचार का गठबंधन है। और हम लोग बिहार के मुद्दों को लेकर के, बिहार की जो ज्वलन समस्याएं हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं जी। जब हम लोगों का लक्ष्य एक है कि बिहार को इनसे निकाल करके जो है बिहार को विकासशील और विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाना है, जब हमारा लक्ष्य एक है तो हम लोग तो एक साथ लड़ेंगे ही। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से। ठीक है प्रमोद भाई। भूपेंद्र जी, आप कोई सीएम का चेहरा क्यों नहीं बता देते? अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते हैं? आप तो कोई गठबंधन की मजबूरी आपके साथ है नहीं, कोई अलायंस आपका नहीं है, लड़ जाइए अकेले बिहार में चुनाव। कि हम लोग पार्टनर के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करते हैं मेरे भाई। अच्छा, मैं राजद की प्रवक्ता अमित तिवारी, मैं इस पर आपका जवाब लूंगा, मैं आ रहा हूं। जी जी भूपेंद्र भाई। कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सानिध्य में जी पूरी तरह से इंटैक्ट है। हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का जी, तो मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हमारे सम्राट चौधरी जी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट, वो हमारे जो है डिप्टी सीएम है। चलिए, और हमारे आदरणीय विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम है। इनसे हमको सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का 20 वर्षों का जो है ना ये गठबंधन है जी। इस गठबंधन को हम लोग गठबंधन धर्म मान करके निर्वाह करते हैं। इन्हीं की तरह जो है ना ऊपर गठबंधन नहीं करते हैं। ये लोग जो ऐसा है कि बेमेल के बिया पट्टी भर से नो, ये लोग आज तक दूल्हा का चुनाव नहीं कर सका कि क्या बिहार की जनता के बीच जाएंगे मेरे भाई। इनके बारे में लोग जान गया है कि यह जो राजद की पार्टी है और एनडीए क्लब जो है, इंडिया क्लब जो है। ठीक है, अमित तिवारी के पास जा रहा हूं। ठीक है भूपेंद्र भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। पॉइंट टेकन। अमित तिवारी, मेरा आपसे सवाल है, जो तर्क आरजेडी और बीजेपी दे रही है बिहार चुनाव को लेकर, क्या वो तर्क सही है या इन दोनों ही पार्टियों को लगता है कि अकेले इनसे कुछ नहीं होने वाला? वहां देखिए, दोनों पार्टियों को पता है बिना नीतीश के या बिना अगर हम रामविलास पासवान एलजेपी की बात करें, चिराग की बात करें, पासवान की बात करें, इन दोनों पार्टियों के बिना कोई भी गठबंधन अधूरा है। अगर कोई भी गठबंधन, चाहे हम आरजेडी की बात करें, चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, अगर ये अकेले चुनाव लड़ते हैं तो चाहे उनकी 75 सीटों की बात करें, चाहे इनकी 78 सीटों की बात करें जी, दोनों में अगर सीधे लड़ाई होती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं नीतीश बाबू को मिलेगा। ये बात आरजेडी भी अच्छी तरह जानती है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह जानती है। हालांकि अभी जिस तरह से आपने वक्फ बिल बोर्ड को लेकर देखा है कि जिस तरह से नाराजगी है मुस्लिम नेताओं के बीच में, जो लगातार इस्तीफे हुए हैं नीतीश जी की पार्टी से, कहीं न कहीं उसका खामियाजा नीतीश जी को भुगतना पड़ेगा। ये इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर छिटकेंगे जरूर इस बार चुनाव में, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी मोहम्मद शाहनवाज जी को जो है साइडलाइन किया है बिहार की राजनीति से, वो भी दिखाई दे रहा है सबको। तो कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा। चाहे हम मेन स्ट्रीम लाइन से बात करें, जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें, जो गिने चुने नेता भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों पे थे,
आज वो भी साइडलाइन लगा दिए गए हैं। और वक्फ बिल में कहीं ना कहीं एकजुट जिस तरह से मुस्लिम हो रहा है, वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और उसी का नतीजा अगर आप पश्चिम बंगाल को देखें तो जिस तरह से विरोध जो है कहीं ना कहीं आगजनी प्रदर्शन जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, बंगाल सरकार कहीं ना कहीं उसमें फेल्योर हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है वहां पे। और जिस तरह से लगातार विरोध जो मुस्लिम नेता कर रहे हैं नीतीश जी की पार्टी का, उसका अगर खामियाजा कहीं नीतीश जी को मिला तो जाहिर सी बात उसका फायदा जो है कांग्रेस को और लालू यादव जी की पार्टी को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मेन फोकस अगर आप देखें तो जिस तरह से वो भाषा तेजस्वी जी यूज कर रहे हैं कि नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अभद्र भाषा या किसी भी तरीके से उनका विरोध करने से नीतीश जी का बच रहे हैं। अमित तिवारी, क्या बात चल रही है? क्या नीतीश से आरजेडी की बात तो नहीं चल रही है जिस तरह से आप बता रहे हैं? क्या बातचीत तो नहीं हो रही? देखिए पिछले दरवाजे से में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। और सही बात है। इस तरह से आपने देखा होगा कि चाहे पलटू राम हो और चाहे इस बात की बाजी मारी गई हो कि पलटी राम के नाम से दो नीतीश जी को बोला गया कि वो पलटू राम नहीं, वो पलटी राम थे, दूसरे को उन्होंने पलट दिया। तो ये चीज आप देख लो, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी पलटू राम बोले जाते हैं, कभी पलटी राम बोले जाते हैं कि उन्होंने किसी और को पटकनी दे दी। और चुनाव में जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हैं, और जब बीच में किसी तरह से नाराजगी हो जाती है तो वो आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं। तो कभी भी राजनीति में कोई ऐसा दरवाजा नहीं है कि वो बंद है, वो खुलेगा नहीं, या ये बर्मा बंद हो गया उधर नहीं जाएंगे, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। राजनीति संभावना का ही खेल है, और जितनी संभावनाएं हैं वो आप और हम उससे ज्यादा कहें नेता जी जो हमारे हैं, चाहे नीतीश जी की बात करें, चाहे हम लालू यादव जी की बात करें, चाहे हम बिहार के जो अभी मुख्य जो सम्राट चौधरी जी की बात करें, कभी एक समय नीतीश जी को हराने की बात करते थे, कभी पगड़ी उतरेगी, आज उन्हीं की सरकार सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। ठीक है अमित भाई, बीजेपी से भावनाओं का खेल है। ठीक है, बेहतर पॉइंट है कि ना, आपकी बात मैं समझ गया। भूपेंद्र यादव जी, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये दो ऐसे बीजेपी के बड़े नेता थे जिनका जनाधार बहुत अच्छा था। शहनवाज हुसैन भी तो बिहार में एक बड़ा चेहरा है आपके पार्टी के लिए, उनके बारे में बातचीत नहीं हो रही है। अमित तिवारी ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। भूपेंद्र यादव, हमारे आदरणीय शहनवाज जी अभी जो है केंद्र में प्रवक्ता है। अच्छा। और एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में उनको जगह दिया गया है। अटल जी के टाइम में केंद्र में मंत्री थे भूपेंद्र भाई, वो अटल जी के टाइम में केंद्र में मंत्री थे, उसको प्रवक्ता बना के बैठा दिया आपने एक आदमी को जो इतना बड़ा नेता है, इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर है। नहीं भाई साहब, बिहार में हमारे जो है इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री उनको मिला था ना। जी जी, आपको शायद मालूम होना चाहिए जी, ये पिछले जो हमारा गठबंधन था आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में जी, तो हमारे इंडस्ट्रियल अमित तिवारी को ऑडियो दीजिए, पीसीआर। हम लोग जो है जितने हमारे मुसलमान नेता हैं, हम लोग उनको जो है डायनामिक पर्सनालिटी को बचा करके रखे हुए हैं। बेचारे एक उद्घाटन में समारोह में शामिल हो रहे थे। ये सारे लोगों को उद्घाटन समारोह में उनको पता ही नहीं था कि उनकी सरकार गिर चुकी है। कतई कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं की तरह हम लोग जो है ना जी, मतलब पिछड़े अति पिछड़े के साथ भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं जी। ये लालू जी का, ये जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी हैं, इनको सिर्फ बिहार में जो है ना मनोज झा जी और संजय यादव जी हरियाणा के रहने वाले वो दिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की बात कतई नहीं है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश पर जो है ना सभी जातियों का, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबको लेकर के यदि देश में कोई चलने वाला वीर बेटा पैदा लिया आज तक आजादी के बाद, तो वह हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चलाए। और आज भी हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए भी न्याय दिलाने के लिए, पिछड़े पसमानदा समाज को न्याय दिलाने के लिए वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके ये गरीबों का, बेवा का, ये सारे लोगों का व्यवस्था करने जा रहे हैं। इन्हीं की तरह जो है चंद मुसलमान भाइयों को बैठा करके वक्फ बोर्ड का जो जमीन हड़पने का काम किया, और बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े जो है ना इमारत बना करके धन्ना से बन गए। ये लोग उस बोलने के लायक नहीं है। ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही सानिध्य में संभव हुआ।
इनके 65 साल के राजनीति काल में ये सारे पिछड़े दलित पसमंदा ये शोषण का शिकार हुए। भाई ये लोग में के कोई औचित्य अधिकार नहीं है इस मैटर पर बात करने का। अब प्रमोद सिन्हा, बीजेपी जो कुछ कह रही है, क्या आपको लगता है सही है? आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रमोद सिन्हा, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 400 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम करते हैं जी, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि उतारने का काम नहीं करते हैं। यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो चिंता कर रहे थे मुसलमानों का, इनसे पूछ लीजिए कि देश के अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां भी इन्होंने कोई प्रतिनिधि मुसलमान से देने का काम किया है क्या? और अभी जो है शाहनवाज हुसैन को इन्होंने कहा कि बिहार में उनको मंत्री बनाया गया था, मतलब केंद्रीय मंत्री से हटा करके उनको बिहार में मंत्री बनाया गया था और लोकसभा चुनाव में तो उनको पैदल कर दिया गया। सीट देने का काम नहीं किया गया। जहां तक बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात है, एक भी भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रतिनिधि उतारने का लोकसभा चुनाव में काम नहीं किया था। तो ये तो इनका चाल भूपेंद्र यादव आ रहा ये पूरा देश जानता है जी, पूरा देश उनका जो है चेहरा चाल चरित्र जानने का काम करता है कि किस प्रकार से एक तो वो अपने सहयोगी पार्टी को ही तोड़ने का काम करते हैं, उसको निगलने का काम करते हैं। अरे राष्ट्रीय पार्टी को समाप्त हो जाना चाहिए। आज ये क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गलबहियां कर रहे हैं, बिहार में चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो है कभी उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट देने का काम करते हैं, उनको छोटा रिचार्ज करके राज्यसभा में भेजा जाता है। ये समझने की बात है ना। जीतन राम मांझी कहते हैं कि जो है सो हमको औकात दिखा दिया गया। इन्हीं के गठबंधन के सारे लोग कहने का काम करते हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव से जवाब लेते हैं। ठीक है प्रमोद सिन्हा, भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए। वर्सेस पीसीआर वर्सेस लगाइए कि हमारे राजद का प्रवक्ता भाई ये जो बोल रहे हैं तो इस देश के अंदर में इनका महिला का, पूरे देश की महिला हमारी माँ बहनें का यदि आरक्षण देने का काम किया तो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही संभव हुआ। और अति पिछड़े और पिछड़े को सम्मानित किया और पिछड़ा आयोग को दर्जा देने का काम किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जातीय गणना हुआ और आरक्षण के दायरा को हम लोगों ने 65% करने का काम किया था और उसको हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये बराबर और बिहार विधानमंडल से उसको पास करा करके भेजा गया था कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया रहता तो आज जो है पिछड़ों और दलित वर्गों को जो नौकरियों में आरक्षण, वो बढ़ा हुआ आरक्षण जी जनता पार्टी है ना, ये आरक्षण चोर है। ये किस प्रकार से आरक्षण को जो है से चुराने का काम करते हैं ये बतलाने की जरूरत नहीं है। इनसे पूछिए कि जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उसको आपने 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया था? जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र यादव जवाब दीजिए। नहीं किया, जनता जो है इनको लाठी लेके खड़ा है मेरे भाई। बिहार के अंदर में ये कहीं भी जाएंगे ये लाठी से खड़े हुए जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। 2025 आने वाला चुनाव बिहार इनका 4 गो में तो हारिए गए। ये कह रहे थे कि सेमीफाइनल है जी, तो सेमीफाइनल में हम लोग जीत गए 4 सीट। अब हम लोग फाइनल में 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हम लोग 225 सीट जीत करके आप लोगों ने क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। ये पूरे बिहार की जनता इनको वोट के चोट दे करके, जवाब दे करके इनको खाने में भेजने का काम करेगा मेरे भाई। ये जितना भी ठगे हैं अब पूरे जनता समझ गई है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते थे कि लागल लागल झूलनिया में धक्का बल्ला मक्का लगाता चलो,
तो अब इनको हम लोग कलकत्ता नहीं बंगाल के खाड़ी में पूरे बिहार का नौजवान जो है ना भेजने का काम करेगा। आज बिहार की अब इनको दाल गलने वाला नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, और जब तक जनता का आशीर्वाद है ना, हमने देखा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने लालू किस प्रकार जी से सुनिए, तमाम लालू जी आपको चुनाव हार गए, सुनने की प्रवृत्ति रखिए, चक्र रचने का काम किया चलिए बोलिए, लालू प्रसाद हम भी यादव बोलेंगे। जी और उनकी पार्टी। प्रमोद सिन्हा सुन लीजिए, सुन लीजिए, 2015 में भी प्रमोद एक सिन्हा नंबर- सुन लीजिए। एक नंबर की पार्टी थी, और 2020 में भी एक नंबर की पार्टी थी, और आज 2024 में मत प्रतिशत के हिसाब से भी बिहार में एक नंबर की पार्टी है। अब की 6 नंबर के हो जाइएगा, अब की अरे 6 नंबर की पार्टी हो जाएगा बिहार में। अरे चिंता मत करिए, इस बार जनता 2010 में जनता जो है लाठी पर न लेके बैठल है। ठीक है, वोट देगा, ठीक है। वोट दे करके आपको 2010 याद दिला देगा। क्या बात करते हैं? भूपेंद्र यादव जवाब ले लेते हैं, भूपेंद्र यादव जवाब लेते हैं। प्रमोद सिन्हा बारी बारी से प्रमोद सिन्हा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, हम वही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में इनके प्रत्याशियों को कई जगह आपने देखा था, टेलीविजन चैनल पे भी चलने का काम हुआ था कि कई जगह जनता जो है सवाल पूछ रही थी और ये लोग भाग रहे थे सवालों से। ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग तो सांसद निधि का भी उस समय जो है ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाए थे जी। बिहार की जनता का हित ऐसे बने हुए हैं, आज बिहार जो है अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? ये एक शब्द बोल पाएंगे क्या कि 3 करोड़ लोग जो है रोटी के लिए दूसरे राज्यों पे निर्भर करते हैं, शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चे दूसरे राज्य जाते हैं, लालू स्वास्थ्य के लिए दूसरे राज्य कम्युनिस्ट करते हैं। के नेताजी को कि हमें रोटी चाहिए, रोटी इतना बुखार पड़ा। बोल सकते हैं, गिना सकते हैं। ठीक है भूपेंद्र यादव, ठीक है, नहीं काम तो कुछ गिना नहीं सकते। ठीक है प्रमोद भाई, ठीक है। भूपेंद्र जी बीच में भोजपुरी का तड़का लगा रहे। अमित तिवारी, आप डिबेट सुन रहे हैं, मैं आपसे, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार वाले पलटू फैक्टर को जो आप बता रहे हैं उसको माइनस कर दिया जाए पूरे सिनेरियो से, आपके हिसाब से बिहार चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे मजबूत आपको दिखाई दे रही है, माइनस अलायंस? अमित तिवारी। बिहार में जिस तरह की अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो अगर जिस तरह से नीतीश कुमार की जो राजनीति है, उस राजनीति को अगर आप समझें जी, जिस तरह से मुसलमानों का जो विरोध है वो झेल रहे हैं और जिस तरह से वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी को उसका फायदा मिलने वाला है, तो मजबूत स्थिति में कहीं न कहीं राजद दिखाई दे रही है। लेकिन जिस बात को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, साथ में रामविलास पासवान एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी है, वो भी साथ लड़ रही है, और कहीं न कहीं मुसलमानों का एक वर्ग है जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो झुकाव कहीं न कहीं रहता है एलजेपी-आर की तरफ, और उसका फायदा एलजेपी-आर को आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा है, वो मिला है। और अगर आपने पूर्वोत्तर चुनाव देखे थे जिसमें चिराग पासवान अलग लड़े थे, उसका नुकसान सबसे बड़ा जो है कहीं न कहीं नीतीश कुमार को देखने को मिला था, और लगभग सारी सीटों में अगर नीतीश जी के बगैर कैंडिडेट हारे थे तो उसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा। अमित तिवारी, मिथिलांचल का जो इलाका है, बिहार प्रदेश का जो मिथिलांचल इलाका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। मिथिलांचल का जो वोट बैंक है वहां पर मुस्लिम आबादी बहुतायत में भी है, वहां ब्राह्मण भी है, वहां राजपूत भी है, वहां एसटी ओबीसी भी है। तो मिथिलांचल वाला समीकरण क्या बीजेपी सेट कर पाई है क्या अभी तक, क्या लग रहा है आपको? जी नहीं, अभी तक आपने जिस तरह वक्त बिल को आपने देखा है, जिस तरह से लोगों को समझाने के लिए अलग अलग जो गठबंधन है, जो दल है, चाहे छोटे छोटे आपने देखे होंगे कि मुस्लिम समाज के लोग भी कई सारे लोग आगे आ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लोग उस बात को जो बदलाव हुए हैं, जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उन रिफॉर्म्स को लेके काफी नाराजगी है और काफी एक भय का माहौल भी है। जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतिक दल की बात करें, चाहे कांग्रेस की हम बात करें, जिस तरह से कल आपने इमरान मसूद का बयान देखा कि उन्होंने एक रैली के दौरान कहा कि हम 1 घंटे में उखाड़ के फेंक देंगे ऐसा वक्त बिल अगर हमारी सरकार आती है। जिस तरह से बयानबाजी, जिस तरह से भय का माहौल जो मुस्लिम समाज के बीच में बनाया जा रहा है, वो भय ही है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं आगजनी में साथ दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसका जो फायदा है, जो मुस्लिम नेता है वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका फायदा मिले, कहीं जो राजद है जहां जहां पे चुनाव है
उसका फायदा उनको मिले। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि पसमानदा समाज, जो मुस्लिम समाज, जो गरीब समाज, जो गरीब महिलाएं हैं, हम उनके लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सबका सबसे बड़ा सवाल है कि कर्नाटक में भी इनकी सरकार रही, वहां पे जिस तरह इन्होंने मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस ने दिया था उसको आगे खत्म कर दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। इन्होंने जहां जहां पे इनकी सरकार है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे कितने पसमानदा मुसलमान के साथ क्या काम किया, कितने पसमानदा मुसलमान सामने आए जिनको इन्होंने सक्षम बनाया, कितने पसमानदा मुसलमान है जिनको इन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया। जब हम बात करते हैं लोकसभा में बड़े बड़े नेताओं के भाषणों की, चाहे हम योगी जी की बात करें, चाहे हम मोदी जी की बात करें, चाहे हम अमित शाह जी की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, जिस तरह से मुस्लिम प्रेम आपको अचानक से झलक रहा है बीते एक साल से, अलग अलग, चाहे ट्रिपल तलाक की बात करी हो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे हम वक्फ की बात कर रहे हैं, चाहे अलग जो भी बिल। लेकिन अमित तिवारी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के रिफॉर्म की चीज है वो नई नहीं है, वो काफी वक्त से है। चलिए मैं भूपेंद्र यादव से जवाब ले लेता हूं। भूपेंद्र यादव, ये नया शौक चढ़ा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का भला करने की कोशिश में बीजेपी है। और एक सवाल भूपेंद्र भाई ये भी है कि वक्फ बिल की वजह से जो मुस्लिम वोटर छिटकेंगे, उसका प्लान बी क्या है बीजेपी के पास बिहार चुनाव में? दोनों सवालों को जवाब दीजिए। कि पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर में जी, जो 80% पसमानदा मुस्लिम गरीब जनता है जी, जो 65 वर्षों से जो वक्फ का जो जमीन का जो आय था, जी जी, ये कांग्रेस के कुछ चुनिंदे लोग ये प्रॉपर्टी का आय को लूट करके खाने का जो काम किया, और बिहार ही नहीं देश के जितने पसमानदा गरीब जनता बेवा उनके बच्चे का पिछड़ेपन को दूर नहीं किया, सुविधा से वंचित रखा, और उस पैसे का उपयोग करके अपने धन्ना सेठ बन गया, उसका लाभ हमें मिलने जा रहा है। और ये मेरा बी प्लान नहीं है, ये मेरा ए प्लान है जी। ये लोग हल्ला कर एनआरसी, अरे भाई पूरे बिहार में हम किस मुसलमान भाई को टेंट में रखे हैं? ठीक है भूपेंद्र भाई, लास्ट टाइम मेरे पास है प्रमोद सिन्हा का भी। अमित तिवारी, समय बहुत कम है, माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। ठीक है भूपेंद्र यादव, पॉइंट टेक है। भूपेंद्र यादव मेरी बात सुनिए, भूपेंद्र यादव समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। प्रमोद सिन्हा, लास्ट 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 40 सेकंड। प्रमोद सिन्हा, क्लोजिंग कमेंट। देखिए अमीर जी, अभी वक्फ का मुद्दा पर जो ये बयान दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग जी, तो ये पसमानदा का हितैषी बनने का जो स्वांग रच रहे हैं ना जी, तो इन्होंने जो उसमें 2 गैर मुस्लिम को लाने का जो काम कर रहे हैं, तो उसमें पसमांदा के लिए ही अनिवार्यता करते थे। लेकिन भूपेंद्र यादव बोलने दीजिए। भूपेंद्र यादव, जो आदमी राजनीतिक रूप से मुसलमानों को हाशिए पर रखने का काम करता है, उनको राजनीतिक रूप से पीछे ढकेलने का काम करता है, और मुसलमानों के प्रति इनके विधायक हो, केंद्रीय मंत्री हो, या आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के तमाम बड़े नेताओं का जो आता है, किस प्रकार से घृणा पैदा करने वाला होता है। ठीक है प्रमोद सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में वक्त बहुत कम था। अमित तिवारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट छोड़कर चले गए, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एक बड़ी चीज इस डिबेट से ये निकल कर आई है कि बिहार में बिना छोटे पॉलिटिकल पार्टीज की मदद के और ऐसी ओबीसी जो वोट्स हैं उनकी मदद के बिना किसी की नैया पार लगने वाली है। नवंबर में संभावित बिहार में चुनाव है, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आरजेडी की सीट शेयरिंग पर क्या सहमति बनती है।